बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 आपका बनता है। और चैप्टर नंबर 11 इज़ अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके हम लोग इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक इसमें जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रो है, और दूसरा जो वर्ड है वो स्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रो का जो वर्ड होता है, इलेक्ट्रो मीन हम कह रहे होते हैं चार्जेस, और जो स्टैटिक्स है दैट मीन रेस्ट। इस बात का मतलब यह है कि ये कोई ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की है जिसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन जब चार्जेस किस स्टेट में होंगे, रेस्ट की स्टेट में होंगे, ऐसी ब्रांच को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन इसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करेंगे जब चार्जेस रेस्ट की स्टेट में होंगे और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। तो यह दो डिफरेंट वर्ड्स डेफिनेशन में हम लोगों ने यूज़ किए हैं। एक हम लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फोर्स वर्ड यूज़ किया है, और एक हम लोगों ने वर्ड चार्ज यूज़ किया है। तो हम ग्रेजुअली इन सारे वर्ड्स को साथ साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोगों ने चार्जेस को स्टडी करना है, लेकिन जब वो किस स्टेट में होंगे, रेस्ट की स्टेट में होंगे। और अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है और चार्जेस हम किसको कहते हैं ना। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसकी डेफिनेशन तो हम यही करते हैं कि इसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट की स्टेट में भी स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल केस और भी होता है, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस स्पेशल केस की डिस्कशन हम आगे चल के जब पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस पर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे कि इस स्पेशल केस का मतलब क्या है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इसका एक स्पेशल केस ये बनता है कि इसके अंदर हम मोशन ऑफ चार्ज को भी स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज की मोशन कौन सी स्टडी करते हैं, जब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। तो ये बच्चे आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल केस ये होता है कि इसके अंदर हम मोशन ऑफ चार्जेस को भी स्टडी करते हैं, लेकिन जब चार्जेस का मूव कर रहे हो अगर उनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन जाएगी। एक हम आगे चल के इससे नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम चार्जेस की मोशन को स्टडी करेंगे। वो चार्जेस की फिर कौन सी मोशन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो मोशन ऑफ चार्जेस ही है। तो आप लोग इसको ज़रा मैं थोड़ा सा आइडिया उसको भी साथ में दे देता हूँ। एक और हम इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा हुआ है चार्जेस रेस्ट में स्टडी करेंगे, और नीचे हम लोगों ने कह दिया मोशन ऑफ चार्जेस। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर आप लोगों ने मोशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करना है। तो मोशन ऑफ चार्जेस, तो इसका भी स्पेशल केस बन रहा है ना। बस इनमें थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए आप लोगों ने जो लॉ यूज़ करना है मोशन ऑफ चार्जेस को, वो हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। और इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम स्टडी करने के लिए आप लोगों ने जो लॉ यूज़ करना है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो आपका कूलम्स लॉ होगा। बस ये थोड़ा सा आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि इसमें हम लोगों ने वो मोशन लेनी है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और इसको स्टडी करने के लिए हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम मोशन ऑफ चार्जेस को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी स्टडी के लिए आप लोगों ने जो लॉ यूज़ करना है दैट इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं बिल्कुल बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स है, द फोर्स which holds negative and positive charges that makes up atoms or molecules। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कोई ऐसी फोर्स है जो होल्ड करके रखती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ना। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करें आप एक एटम की बात करें, हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उन प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है जिससे न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव चार्ज से शो कर रहे हैं,
और बाहर इसके शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। इस मीन्स के आपके पास सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये एटम किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका एटम एग्जिस्ट करता है। यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है विच होल्ड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को होल्ड करके रखती है दैट फोर्स इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट वर्ड जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, चार्ज क्या चीज़ होती है ना। चार्ज बच्चे वही बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि लेट्स से हम बात करते हैं सोडियम की। अब सोडियम की टेंडेंसी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और हम लोगों ने केमिस्ट्री में बात पढ़ी है कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। इसी तरह क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है, इट मीन्स उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। तो चार्ज किसी बॉडी पर जब आता है तो वो बेसिकली या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से चार्ज आता है। तो इट मीन्स कि बेसिक वही कंसेप्ट है कि चार्ज किसी भी बॉडी पर तब क्रिएट होगा या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या फिर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। लेकिन बोर्ड में क्योंकि हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो इस डेफिनेशन को ज़रा देखते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। तो चार्ज में मैंने लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है दैट अराइजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी मीन के वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो चुका है, और सफिशेंसी, सफिशेंसी मीन कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज होगा आपका। तो उस चीज़ को फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे रहे होंगे। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसके पास कब आती है, या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है हम कहते हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, और या अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। इसी को एक अदर एंगल से भी मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें एक वर्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नया वर्ड है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम किसी भी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विच नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जिस तरह किसी बॉडी के पास की बॉडी की मास है, तो किसी बॉडी की जो मास है उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ग्रेविटेशन फील्ड का प्रोड्यूस होना ड्यू टू मास, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो जिस तरह मास के अराउंड ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी तरह चार्ज के अराउंड जब किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट फील्ड इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं विच नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी उस प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उस बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और बॉडी पर चार्ज कब आया, जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अभी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तकरीबन सब चार्जेस के अंदर हम जब भी कोई चार्जेस को कंसिडर करेंगे तो हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, या तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉइंट चार्ज है हमारे पास, या हम वर्ड यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, या हम एक और टर्म यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। यानी इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के हम वर्ड यूज़ करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, एक वर्ड टेस्ट चार्ज है, और नेक्स्ट हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। तो आइए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस आपस में क्या बनते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में लिखा है, इधर से ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने ये लिखा है कि व्हेन द साइज ऑफ द बॉडीज़ कैरिंग द चार्जेस। एक चीज़ तो क्लियर है ना, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो चार्ज होता है वो किसी बॉडी पर आता है, और किसी बॉडी पर कब चार्ज आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। अब वो बात कर रहे हैं कि हम 2 चार्जेस को पॉइंट चार्ज कब बोलेंगे। कहते हैं कि जिन बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आया हुआ है, अगर उन बॉडीज़ के जो साइजेस हैं ना, सपोज करें एक बॉडी जिस पर चार्ज आया हुआ है
और ये नेक्स्ट बॉडी है, इस पर चार्ज आया हुआ है ना। और ये हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरम्यान में से डिस्टेंस आर है, यानी ये हम डिस्टेंस शो कर देते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में आपका जो डिस्टेंस है वो लेट से आर बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इन दो चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज का नाम कब देंगे। वही कह रहे हैं कि जब आपके पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडीज कैरिंग दी चार्जेस, यानी जिन बॉडीज़ पर चार्ज आया हुआ है, अगर उन दो बॉडीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ मच मोर ग्रेटर, आर यहाँ पर उस बॉडी का रेडियस नहीं है, आर यहाँ पर उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अगर उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उन बॉडीज़ के साइज से मच मोर ग्रेटर हो, तो देन सच चार्जेस आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन द साइज ऑफ बॉडीज़ कैरिंग द चार्जेस, वो हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी पर ही आता है, कैरिंग द चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल, यानी बॉडी का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए जिस पर चार्ज आया है, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरम्यान में डिस्टेंस को हम जो नाम दे रहे हैं वो हम आर का नाम दे रहे हैं, वो आपका इस डिस्टेंस के मुकाबले में साइज़ अगर मच स्मॉलर होगा, देन सच चार्जेस आर नेम्ड एज पॉइंट चार्जेस। इसकी जो पॉइंट चार्ज की फर्दर डिटेल है वो हम कूलम्स लॉ के अंदर जाकर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग डेफिनेशन अगर आपकी बोर्ड में आ जाती है तो उसके लिए हम पॉइंट चार्ज के लिए यही डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि बुक में उसने इसी से समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर एक दो लॉजिकल बातें और भी हैं, लेकिन वो जब हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं इस पर दोबारा फर्दर डिस्कशन कर दूँगा थोड़ी बहुत। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज कि टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज क्या चीज़ होती है ना। तो टेस्ट चार्ज है और दूसरा साथ में मैंने एक और वर्ड इसके लिखा हुआ है सोर्स चार्ज। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक थोड़ा बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज मीन के जिस बॉडी पर चार्ज आया हुआ है उस बॉडी ने या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके रिमूव हुए हुए हैं या उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो सपोज करें उसको मैं प्लस क्यू से शो कर देता हूँ, मीन मैं एक ऐसा बॉडी बना रहा हूँ जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की मीन उस बॉडी ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज़ किए हैं। अब मैं जिस तरह किसी मास के अराउंड उसका ग्रेविटेशन फील्ड होता है, इस तरह मैंने बात की थी कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है एंड दैट फील्ड इज़ नेम्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। से उसको हम यहाँ डॉटेड लाइन से मैं शो कर देता हूँ। तो ये जो चार्ज है ये एक बड़ा चार्ज है जिसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है और हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम स्टडी करना चाह रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज ने जनरेट किया हुआ है। तो वो चार्ज जो अंडर कंसिडरेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं, उस चार्ज को असल में हम नाम देते हैं दैट इज़ नेम्ड एज सोर्स चार्ज। तो ये जो आप लोगों ने चार्ज यहाँ पर क्रिएट किया है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ऐसे चार्ज को हम नाम दे रहे होते हैं सोर्स चार्ज। इसकी डेफिनेशन ज़रा देखें कि द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस इन अ रीजन एंड इज़ अंडर कंसिडरेशन, यानी वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो कि आपका अंडर कंसिडरेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम में, ऐसे चार्ज को हम सोर्स चार्ज का नाम दे रहे हैं। अब जो सोर्स चार्ज होता है अगर हम उसकी सिंबल की बात करें तो सोर्स चार्ज को हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। और सोर्स चार्ज के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया कोई लिमिटेशन नहीं होती, मतलब सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सोर्स चार्ज कैन बी ए पॉजिटिव एंड कैन बी ए नेगेटिव। अब मैंने बात ये की कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेक करना चाह रहे हैं। चेक करने की मीनिंग यहाँ पर क्या है वो भी हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जिस तरह मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लिया था और परमानेंट मैग्नेट के अराउंड आप लोगों ने उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट किया था, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए अब आपके माइंड में आ रहा होगा आप लोगों ने कंपास नीडल यूज़ की थी। एक्चुअली वो जो कंपास नीडल थी वो भी एक स्मॉल मैग्नेट ही था, यानी जिस कंपास नीडल आप लोगों ने यूज़ की वो भी एक स्मॉल मैग्नेट ही था। तो जो फंक्शन परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कंपास नीडल का था, वहाँ पर वही फंक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए टेस्ट चार्ज का होगा।
यानी वहाँ पर कंपास नीडल भी एज अ टेस्टिंग डिवाइस यूज़ होती है, और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम एक चार्ज यूज़ करेंगे दैट इज़ नेम्ड एज टेस्ट चार्ज। अब जो टेस्ट चार्ज होता है इसको यूजली हम प्लस क्यू की सिंबल से डिनोट कर रहे होते हैं, और इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि टेस्ट चार्ज को बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं। यानी जो सोर्स चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है बाय कन्वेंशन इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और हम इसके जो सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लस क्यू नॉट की सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। अब सपोज करें आप लोग इस पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी ये जो सोर्स चार्ज है इस पॉइंट पे आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आप अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे। जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि टेस्ट चार्ज को हम यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं। अब क्या होगा कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यानी अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रिपेल करना है। जैसे ही उसको रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज होगा उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फोर्स से हमें इस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा। तो टेस्ट चार्ज पहला काम क्या करता है कि ये खुद तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होती है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। इसका काम बेसिकली होता है दैट इज़ यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। एक तो इससे आपको उसके फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया होता है। मीन अगर आप इस पॉइंट पर रख रहे हैं तो अगर आप इस पॉइंट को इस चार्ज के थोड़ा यहाँ पर और क्लोज कर देंगे तो जाहिर है कि जब इसको क्लोज करेंगे तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। मीन अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट 1 बोलता हूँ, इस पॉइंट को पॉइंट 2 कहता हूँ, तो पॉइंट 1 पर फोर्स कम लगेगी और पॉइंट 2 पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। मीन जिस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा लग रही है वहाँ पर हम बोलेंगे कि सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पर फोर्स कम लगेगी वहाँ पर इसके फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। तो ये हम बात कर रहे हैं कि एक तो इस टेस्ट चार्ज का काम उस सोर्स चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना होता है, और सेकेंडली जो दूसरी चीज़ हमें ये टेस्ट चार्ज बता रहा होता है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। इट मीन्स कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने ये बात बताया था कि ये हमें टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये किस चीज़ को टेस्ट करता है? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्ट के फर्दर मीनिंग क्या है वो दो सेंस हम लेते हैं। एक तो जब हम उसको किसी भी पॉइंट पर रखेंगे उसके फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा, और दूसरा में उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का आइडिया हो जाएगा। तो दोनों काम, ये वाले जो दोनों काम जो चार्ज परफॉर्म कर रहा होता है, ऐसे चार्ज को हम नाम दे रहे होते हैं टेस्ट चार्ज। इसमें मैंने ऊपर एक बात ये लिखी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। इट मीन कि ये जो चार्ज होता है इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती, बल्कि इसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी, यानी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होता है। अब इसमें एक दो छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकते हैं। अब अगर आपका एमसीक्यूज आ जाता है ना कि आपके पास मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आ जाता है और ये आपका एमसीक्यूज आता है कि यूजली द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी आपका ये वाला वर्ड यूज़ होता है यूजली या नॉर्मली का वर्ड यूज़ होता है। यूजली और नॉर्मली द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, कि आप यूजली या नॉर्मली इसकी मैग्नीट्यूड कितनी लेते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज में ऑप्शन चूज़ करना है 1 कूलम। यानी नॉर्मली हम टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं वो 1 कूलम यूज़ करते हैं। 1 कूलम इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है कि जब हम इसको इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मीन टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल है, जब उसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी तो वो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी करेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा स्मॉल होगा कि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर हम पहली बात ये होगी कि अगर वो यूजली या नॉर्मली की बात करता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम होती है। एक और एमसीक्यू आ रहा होता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होती है, वो यूँ लफ्ज़ लिखे होते हैं कि स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब इस बात को ज़रा ध्यान से देखें, ये आपका की वर्ड है। इसमें जब वो वर्ड यूज़ करेगा ना स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, फिर आप लोगों ने ऑप्शन 1 कूलम चूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर वो ये वाले वर्ड यूज़ करता है तो ऑप्शन 1 कूलम है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने ऑप्शन में फिर चूज़ करना है
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बस ये आप लोगों ने छोटा सा एमसीक्यू याद रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का वर्ड यूज़ होगा तो फिर ऑप्शन होगा 1.6 इंटू -19 कूलम। और अगर जनरल वो बात करता है कि इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी तो उसके लिए आप लोगों ने ऑप्शन में जो चूज़ करना है वो 1 कूलम ही हम चूज़ करेंगे। फर्दर इस पर बात करते हैं। जिस तरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी ये बात रिपीट हो चुकी हुई है कि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आएगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा तो उस पर चार्ज आपका नेगेटिव आ जाएगा। मैंने बात की इनको जो नेम दिए गए हैं ना, नेम का मतलब हम ये जो पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज़ करते हैं या हम वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव चार्ज, ये जो दो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज। अब इस बात का आप यूँ ना समझें कि लाइक इस तरह है कोई कि जो किसी बॉडी पर जब पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आए हुए हैं तो उस पर कोई प्लस 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 बनना शुरू हो गए, यानी उसने कोई ग्रीन कलर के कपड़े पहन लिए हैं जिस पे प्लस का साइन आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है इसमें ना, ये जस्ट एक अजम्पशन है। और इस अजम्पशन को क्यों हम लोग ये नाम दे रहे हैं कि असल में इशू ये है कि ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो दोनों चार्जेस बॉडी पर आते हैं वो दोनों चार्जेस अपोजिट इन नेचर होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जस्ट एक कंजम्पशन है वर्ड्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से उन दोनों बॉडीज़ पर जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो जो चार्ज है वो उस चार्ज की नेचर अपोजिट है। अब इस नेचर अपोजिट होने की वजह से हम लोगों ने, एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने बेसिकली फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए अब याद रख लेना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इससे पहले जो लोग यूज़ करते थे वर्ड, वो बस यही वर्ड यूज़ करते थे कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो इसको सिंपली लोग ये बोलते थे कि इन दोनों बॉडीज़ पर अपोजिट चार्ज है। लेकिन इस साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट नेम दिए। इसने नेम दे दिया था कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज आप बोल दें, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको आप नेगेटिव चार्ज बोल दें। मीन ये जो वर्ड्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट एक अजम्पशन है, बस ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसके बाद और अजम्पशन का मतलब मेरे कहने के ये नहीं है कि बॉडी पर चार्ज आया नहीं हुआ, बॉडी पर चार्ज आया हुआ है, लेकिन उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ जस्ट एन अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ हुई है आपकी बुक में, फर्स्ट पेज पर उसने बात की है कि एलिमेंट्री चार्ज की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री चार्ज के बारे में मैंने लिखा है कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज़ नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। क्योंकि बुक में ये डेफिनेशन लिखी है तो मैंने वही एज इट इज़ लिख दी है, इस पर थोड़ी मैं बात करता हूँ अभी। तो इसने सिंपल सी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है या जो प्रोटॉन पर चार्ज है उस चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, साइन बस अपोजिट है, और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू -19 कूलम बनती है। इस चीज़ पे हम थोड़ी सी भी बात करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज के बारे में आप लोगों ने एक और छोटी सी बात याद रखनी है कि एलिमेंट्री चार्ज जो प्रॉपर वर्ड है इसका मतलब होता है कि इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये थोड़ी बेहतर डेफिनेशन है, फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन बोर्ड में आ जाए तो आप लोगों ने ज़ाहिर बुक वाली ऊपर वाली डेफिनेशन मस्त लिखेंगे, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने इस पर बात की कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मिनिमम कितना चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है, तो मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो 1.6 इंटू -19 कूलम ही मिनिमम चार्ज है, कि इससे जो स्मॉलर चार्ज है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। मीन के जो मिनिमम चार्ज आपका एग्जिस्ट करेगा वो 1.6 इंटू -19 कूलम है। तो ये बात आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए फिर याद रखनी है। तो अगर आपका एमसीक्यूज़ आता है कि द मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, तो दैट इज़ इक्वल, दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, दैट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू -19 कूलम। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि मैंने लिखा है कि द मिनिमम चार्ज दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो ये असल में हम इस बुक के लास्ट चैप्टर में जाकर एक क्वार्क्स का आइडिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि जो क्वार्क्स पर चार्ज है वो इससे भी कम होगा, यानी 1.6 इंटू -19 कूलम से भी कम होगा। और मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये वो मिनिमम चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो असल में जो क्वार्क्स के बारे में अभी ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो भी हम चल के एंड पे डिस्कस करेंगे इस बुक के ना। तो बस थोड़ा सा बात याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी कि क्वार्क्स पर चार्ज इससे कम है, यानी 1.6 इंटू -19 कूलम से कम है। लेकिन इशू क्वार्क का क्या है,
मैंने क्या बताया कि वो जो पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स जिनको मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी वो अभी तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिनिमम चार्ज होता है, अगर आपका कभी एमसीक्यू आ सकता है दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तो फिर भी आप इतने चूज़ करेंगे 1.6 × -19 कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज साइंटिस्ट के नेम पर ही है, जिसको हम कूलम्स बोलते हैं। कूलम्स इसको कह रहे होते हैं और इसको हम सी की सिंबल से डिनोट कर रहे होते हैं, यानी सी की सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे। तो यूनिट ऑफ चार्ज आपका कूलम होती है। अगर हम अभी ये देखना चाहें कि 1 कूलम कितना चार्ज है, क्योंकि अभी हमारी बात हुई कि चार्ज कब आता है बॉडी पर, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 1 कूलम जो होता है दैट इज़ इक्वल होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोलते हैं ना किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी ने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ किए हुए या उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि आपके फेडरल बोर्ड में एमसीक्यूज़ आया भी हुआ ये कि 1 कूलम इक्वल टू, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जस्ट विद इन 1 कूलम चार्ज। इसके बाद लास्ट टर्मिनोलॉजी जो लिखी हुई है आपके फर्स्ट पेज पे, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का वर्ड आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया है। आपको याद होगा जब आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात की थी, तो स्टेशनरी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आप लोगों ने क्वांटाइज प्रूव किया था स्टेशनरी वेव्स इन अ रोप के टॉपिक में। बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती बात यहाँ पर भी हो रही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। अब इससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थोड़ी डिस्कशन से पहले मैं एक सिंपल सा आपको आइडिया देता हूँ। देखिए किसी बॉडी पर चार्ज कब आता है, अब हमें ये समझ आ गया है कि या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बॉडी हाफ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके? हाफ इलेक्ट्रॉन तो वो लूज़ कर नहीं सकती। इट मीन उस बॉडी ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन करना है और या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव करना है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × -19 कूलम होता है और उसको हम 1 ई से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इस ई का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो आपका ई लिखा हुआ है ना, ई तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई बॉडी सपोज करें एक बॉडी है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिस तरह आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैग्नीशियम की एबिलिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मैग्नीशियम का जब आप चार्ज लिखेंगे Q, तो वो इस N की जगह पर +2 और साथ में क्या चीज़ आ जाएगी, E आ जाएगा। इस तरह अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है। तो एल्युमिनियम में यहाँ पर N की जगह पर +3 आ जाएगा। इसी तरह आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो ऑक्सीजन पर जब चार्ज लिखेंगे Q इक्वल टू, तो इसकी जगह पर +2 आएगा -2, डेफिनेटली -2 आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है टू गेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आप लोगों ने -2 लगाना है। इट मीन कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इस n का n जो है, n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू +-1 +-2 एंड +-3 होगी। प्लस माइनस इसके साथ क्यों लगा रहे हैं कि प्लस ही शो करेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है और माइनस अब तब लगाएंगे जब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। इसी चीज़ को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसकी तरह डेफिनेशन देखें ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है बी दी इंटीग्रल मल्टीपल, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर ये जो n है ना, इस n को वो बोल रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ किस चार्ज का, एलिमेंट्री चार्ज का। और मैंने आपको बताया कि इस E को हम एलिमेंट्री चार्ज बोल रहे हैं। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज क्वांटाइज होता है और चार्ज जो होगा इस एलिमेंट्री चार्ज का जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन इस n की जगह पर +-1 +-2 +-3 आ सकता है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हम n की जगह पर से मैं लिखता हूँ, मैं अगर इसको यूँ लिख दूँ 1/2 E लिख दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी हम ऐसे बॉडी की बात कर रहे हैं जिस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हाफ आ रहा है। और अभी हमारी क्या बात हुई है कि किसी भी बॉडी पर जब चार्ज आएगा या तो वो इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम गेन करेगा या लूज़ करेगा। तो 1/2 का मतलब क्या है कि उस बॉडी ने हाफ इलेक्ट्रॉन गेन या हाफ इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और इलेक्ट्रॉन हाफ गेन या लूज़ होना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस n की जगह पर आप इस तरह 1/2 1/3 या 3/2 इस तरह के नंबर आप नहीं लिख सकते। और यहाँ पर इस E के साथ आप लोगों ने n जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एक इंटीग्रल मल्टीपल है। इस n की वजह से हम इसको बोलते हैं कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, कि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है
क्वांटाइज को सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर n की जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपके पास इन नंबर्स के अलावा मतलब प्लस माइनस एंड ऑनवर्ड चल रहे हैं, इन नंबर्स में 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह के नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं होते। इस चीज़ को हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा दैट चार्ज इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड।